शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चुनौती और संभावनाओं पर आयोजित इस कार्यशाला में विराजमान मान्यवर महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, हमारे सबके सुपरिचित मध्य प्रदेश से छात्र जीवन के समय से विद्यार्थी परिषद के काल से जिनका सतत संबंध रहा है, हमारे अपने लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण और आप सब, आज का ये शुभ दिन और माननीय शिक्षा मंत्री ने विस्तार से सारी बातें कही है और इस अवसर पर हमारे माननीय अतुल कोठारी जी और समस्त हमारे माननीय आगंतुक अतिथिगण जो आज कार्यशाला में अपना अपना मार्गदर्शन देंगे, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। भगवान राम के जीवन काल में भी हम अगर देखें तो भगवान राम और लक्ष्मण अपने राजमहल में है, लेकिन विश्वामित्र अगर आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ से अपनी कठिनाइयों में सेना नहीं मांगते, उनको स्वयं को भी नहीं मांगते, वो केवल भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि आपके राजकुमार दे दो, बगल के जंगल में ये भारी उत्पात राक्षस मारी सुबाहु, ये जो दूसरे का आतंक है उसमें केवल राम और लक्ष्मण। और ऐसे में भी जब महाराज दशरथ कहते कि मैं राम लक्ष्मण को दूं, मुझे बड़े कठिन भाव से देने की हाँ करूंगा तो मैं सेना दे देता हूं, रथ दे देता हूं, सारथी दे देता हूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके 2 बालक दे दो। और 2 बालक को जंगल के यथार्थ से परिचय कराते हुए हम अगर इसका विश्लेषण करें, यद्यपि ये धर्म के आधार पर हमारे सभी धर्माचार्य इसको अपने अच्छे ढंग से बात करेंगे, लेकिन कभी कल्पना करें कि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अगर महल से मांग करके नहीं ले जाते तो हो सकता है रामायण के लिए और बाकी सारी बातों के लिए, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण ने जब अपने महल से कदम बाहर बढ़ाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, उनकी एक विराटता का आधार पर उनका जो दुनिया ने स्वरूप देखा है तो चुनौतियों से युवा मुकाबला भी करते हैं, मार्ग भी निकालते हैं। और उसी के बाद हमने सबने देखा कि वो तो मारी सुबाहु से जंगल को मुक्त कराने ले गए, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए गुरु और आगे लेकर के जनक नंदनी स्वयंवर जहां हो रहा था वहां तक ले गए। उस माता सीता के स्वयंवर की घटना
हम सब जानते हैं कि उस दौर में जब दुनिया के सारे महारथी आए हुए थे स्वयंवर में, लेकिन उस स्वयंवर के इतने बड़े आयोजन में भी भगवान राम ने धनुष यज्ञ के माध्यम से न केवल अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ का परिचय दिया, बल्कि माता सीता का वर्ण करके वह दो भुज से चतुर्भुज होकर के एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़े, नए प्रकार से दुनिया ने उनका परिचय पाया। और ये जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बाद के परवर्ती काल में, वनवास काल में, वो सारी चीजों से तो तब तो वो महाशक्ति रावण से मुकाबला और उस प्रकार का जीवन अलग दिखा। और ये उनका नहीं, यही शिक्षा की महत्ता भगवान कृष्ण के काल में भी देखते हैं। जब कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में आते हैं, तो 64 कला 14 विद्या सभी वेद पुराण, जिस प्रकार से भगवान का विराट रूप हम महाभारत के उस भीषण युद्ध में देखते हैं, उसमें आचार्य सांदीपनि का तो हमको परिचय होता है कि कोई अपने शिष्य को कहां से कहां ले जाते हैं। और ये उस काल में नहीं, ये आपने सही कहा कि IIT IIM वगैरह, तो मैं मान के चलता हूं कि 2000 साल पहले भी जब विक्रमादित्य अपने शासन के सूत्र संभालते हैं तो चुनौती से तो मुकाबला हो गया, शकों को तो परास्त कर दिया, लेकिन शकों के परास्त करने के बाद सुशासन की बात जब करते हैं तो कहां कहां से नवरत्न जुटाए। कश्मीर से हमारे बीच में कालिदास आए, वराहमिहिर आए, धन्वंतरी आए, जो जुटा करके हमारी राज्य व्यवस्था में विद्वानों का संकलन, विद्वानों को जोड़ करके शासन के माध्यम से समाज में वो सारे परिवर्तन कैसे लाएंगे। वैसे ही आपने राजा भोज की बात कही, हमारे संजय जी ने, भारत सरकार के अधिकारी हैं, राजा भोज के उस शासनकाल में बनाया हुआ ये जो जल रचना की बात मालवा में हुई, ये बात सही है। ये राजा भोज का बड़ा तालाब भी हमको उसी काल में ले जाता है, जिसके आधार पर आज भी वो तालाब की रचना की पद्धति वर्तमान में बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए और तकनीकी दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है कि तालाब पानी ऐसा भराए कि जो अपने आप में भौगोलिक प्राकृतिक रचना हो और पानी का निस्तारीकरण इतना छोटा सा हो कि लागत कम और पानी ज्यादा स्टोर हो जाए और उसके आधार पर वो तालाब बन जाए। आमतौर पे बड़ा बांध बनाने की परंपरा तो अभी भी मुख्य धारा से बंद करके ही तालाब बनाने की है। तो ये प्राचीन गौरवशाली अतीत के उदाहरण भी हमारे सामने है और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का, माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। अपने शिक्षित होने के साथ उस परंपरा के आधार पर जिसने 200 साल तक अपने सारे विद्यार्थियों के दायरे बहुत सीमित कर दिए, एक विशेष नंबर का चश्मा लगा करके केवल कागज की डिग्री लेने के लायक शिक्षा नीति बन करके हमारी युवाओं के साथ जो अन्याय काम करने का काम अंग्रेजों ने किया, बाद के भी काल में कांग्रेस ने किया। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आज की शिक्षा नीति में वो सारे दायरे खोले हैं जिसके आधार पर भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता योग्यता है सारे दायरे खोलकर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अपनी शिक्षा नीति लागू करने के साथ अगर आगे बढ़े तो हमने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 खोले, जिसके आधार पर शिक्षा नीति के समेकित रूप से सभी प्रकार के वो सब विषय जोड़ करके जिसमें शिक्षा नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया। स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में हमने विश्वविद्यालयों के भी लिए आज अपने भले ट्राइबल का बेल्ट हो, टंट्या मामा के साथ हमने खरगोन में विश्वविद्यालय दिया। तो 1857 के हमारे अमर योद्धा टंट्या मामा के साथ साथ हमने अपने गुना में भी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। तो रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में, यद्यपि सागर में हरि सिंह गौर जी ने आजादी के पहले एक अपने विश्वविद्यालय की बड़ी सौगात दी थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी लिमिटेड होता है, स्टेट के बच्चे तकलीफ में थे, ऐसे हमने विश्वविद्यालय भी देने का प्रयास किया। और साथ ही साथ सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सच में इतना अच्छा लगता सुनकर के भी कि सांदीपनि विद्यालय को 2 विद्यालय हमारे
जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से चुने गए। मैं बधाई देना चाहूंगा दो सांदीपनि विश्वविद्यालय, एक हमारा इंदौर का और एक रतलाम का, ये दोनों एक्सीलेंस स्कूल के रूप में अपनी महत्ता पाते हैं। और जिस प्रकार से हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी का पिछले समय में 10th और 12 5वीं का जो बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हुई, जिससे गुणवत्ता भी सुधरी और गुणवत्ता सुधरने के आधार पर हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया। आज मैं जब अपनी तरफ देखता हूं तो 370 सांदीपनि विद्यालय बनके तैयार हुए। मैं धन्यवाद अदा करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी, दोपहर में हमारे सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण भी करने वाले हैं। मैं अभी से आपको बधाई देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा मॉडल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना है। इसी के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री ने लैपटॉप, स्कूटी, कोचिंग, साइकिल, कई प्रकार की चीजों को जोड़ते हुए विद्यार्थियों का उनका न केवल मनोबल बनाना बल्कि सरकार के साथ सहकार करते हुए सभी वर्गों की मदद करते हुए सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एनईपी की भावना के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर के विषय भी प्रारंभ किए। विश्वविद्यालय ये अलग अलग विश्वविद्यालय एक एक सब्जेक्ट लेके क्यों होना चाहिए, तो समेकित रूप से एक विश्वविद्यालय में वो सारी पढ़ाई होने चाहिए। वो प्रारंभ में यही होता था, काल के प्रवाह में थोड़ा विसंगति हुई है, हमारी सरकार सब संशोधित करते हुए आगे बढ़ रही है। हमको इस तरह से ऐसे कई सारे विषय को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में आज की ये कार्यशाला भविष्य की एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस भावना के आधार पर मैं पुनः अपने शिक्षा मंत्री का अभिनंदन करता हूं और कुल मिलाकर के इस कार्यशाला के मूल उद्देश्य को यह कार्यशाला प्राप्त करेगी, अपने मध्य प्रदेश के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक उदाहरण देके बताया कि रिसोर्सेज के